हेलो, नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं महेश चौधरी आप सभी का हमारे इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोक्सिमा एजुकेशन हब ड्रीम ऑफ सक्सेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे CET 2022 के जितने भी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन हैं उनको MCQ फॉर्म में हम सोल्व आउट करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो आपको बताना है, 5 से 10 सेकेंड का समय आपके पास है। पहला ऑप्शन है, जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। जैव विविधता उच्चतर अक्षांशों की तरफ बढ़ती है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान पाई जाती है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता है। इनमें से सत्य कथन का चयन करना है आपको, बताइए। तो देखिए, जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, ये कथन तो सत्य है। जैव विविधता उच्चतर अक्षांशों की तरफ बढ़ती है, ये गलत है। उच्चतर अक्षांशों की तरफ जैव विविधता घटती जाती है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान पाई जाती है, यह भी गलत तथ्य है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। जैसे भूमध्य रेखा की तरफ अगर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब ध्रुवों की तरफ, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो चाहे उत्तरी ध्रुव हो, अगर उधर बढ़ते हैं तो जैव विविधता में कमी पाई जाती है। तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ इसका जो ऑप्शन है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता है, ये गलत तथ्य है। तो हमारे पास एक ही सत्य आंसर है इसमें, जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। मतलब आपको ये बताना है कि आकार के आधार पर जितने भी प्रकार के जीवाणु होते हैं वो कौन कौन से हैं, या इनमें से अल्प विराम के आकार वाले जो जीवाणु हैं वो कौन सा है। अल्प विराम को कोमा भी कह सकते हैं, बताइए। तो देखिए, जो बेसिलाई प्रकार के जो जीवाणु होते हैं, ये बेसिलाई जो होते हैं, और दूसरे होते हैं विब्रियो, और तीसरे होते हैं कोकाई, और चौथे होते हैं स्पाइरिलम। ये जो स्पाइरिलम होते हैं ये सर्पिलाकार होते हैं, सर्पिलाकार। वहीं दूसरी तरफ जो कोकाई होते हैं, ये कोकाई जो होते हैं ये गोलाकार होते हैं। ये जो थर्ड ऑप्शन है सी, विब्रियो, ये इसे कोमाकार भी कह सकते हैं। ये कोमा के आकार भी होते हैं, या ये अल्प विराम की तरह भी होते हैं। अल्प विराम, इनका साइन जैसे ये वाला इनकी तरह होता है, ठीक है। और ये जो बेसिलाई होते हैं ये छड़ाकार होते हैं। तो हमें पूछा है अल्प विराम आकार के जीवाणु कहलाते हैं, तो हमारा आंसर जाएगा सी, विब्रियो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो शाखाओं वाले समानांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। ये CET 2022 ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में पूछा गया सवाल है, फिजिक्स का है। तो देखिए, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ। समानांतर परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। हमें दिया गया है r, ये कुल दिया गया है हमें, और इनमें से दिया गया है एक कोई सा भी r1, और पूछा गया है r2। तो आपको r2 ज्ञात करना है। तो देखिए, 1/r हमें दिया गया है 12 ओम, बराबर 1/r1 आपको दिया गया है 18 ओम, ठीक है, और प्लस 1/r2 आपको ये जो r2 ये ज्ञात करना है, ठीक है। इस तो इनका एलसीएम ले लीजिए, 1
18R2 इनका एलसीएम हो गया है। 18R2 के ऊपर देखें तो R2 प्लस 18, ठीक है, इसको अपन वज्र गुणन करते हैं तो ये हो गया 18R2 बराबर 12, इधर चले गए R2 प्लस 18 से इसको अगर गुणा करते हैं तो 18R2 बराबर 12R2 प्लस 12 को अगर 18 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगी 216। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं तो 18R2 माइनस 12R2 बराबर हो गए 216, तो ये बच गए हमारे पास 6R2, ठीक है, 6R2 इज इक्वल टू 216, ठीक है, R2 बराबर 216 बटा 6, तो ये बच गए हमारे पास। इसको भाग देने पर आएंगे 36, प्रतिरोध दिया गया है तो मात्रक आएगा ओम। आया समझ में? इसका मतलब यह है कि आप यहां पर ऐसे समझिए कि दो शाखाओं वाले समांतर प्रतिरोध का प्रतिरोध 12 ओम है। कुल जो प्रतिरोध है ये R 1/R में, मतलब ये जो R है ये 12 ओम है। इसके बाद यदि उन दोनों शाखाओं में से मतलब R1 और R2 यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा मतलब R1 को मान लो 18 ओम, तो R2 का अपने आप हो गया, हमें जो ज्ञात करने वाला R2 अपने आप हो गया, तो R2 हमें ज्ञात करना है। तो हमने रखा है 1/12 इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है तो एलसीएम ये आया हमारे पास 18R2। इस प्रकार हम ज्ञात कर चुके हैं यहाँ पे R2 इज इक्वल टू 36 ओम। आया समझ? ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम प्रतिरोध का है। श्रेणी क्रम प्रतिरोध में आपको पता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस ऐसे करके, जबकि समांतर क्रम में चलता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/R2 ऐसे करके चलता है। तो ये समांतर क्रम है तो हमें 1/R वाले से करना था इनको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो कुल ऊर्जा, यहां ध्यान रखिएगा कुल ऊर्जा पूछा गया है कि यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है पृथ्वी पर तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है। ऑप्शन ए आपके पास क्या वो बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है स्थिर रहती है, या पहले बढ़ती है या फिर घटती है। बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास कि या कुल ऊर्जा जो है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है बाद में घटती है। तो मैंने आपको शुरुआत में हिंट दिया है कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, मतलब स्थिर रहती है, ठीक है। अगर यहाँ कोई स्पेसिफिक ऊर्जा पूछता है या कोई जैसे गतिज ऊर्जा पूछ ले, स्थितिज ऊर्जा पूछ ले या यांत्रिक ऊर्जा पूछ ले, तब हम इन बाकी ऑप्शन के बारे में सोच सकते थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है कुल ऊर्जा, तो हमें सीधा सा ऑप्शन मिल रहा है कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। इसको देखिए, मिलान कीजिए, मतलब कॉलम ए है और कॉलम बी है। ये यहां पर रासायनिक सूत्र जो दिए गए हैं या रासायनिक यौगिक दिए गए हैं, इनके यूज पूछे गए हैं। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर सी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, और सोडियम क्लोराइड तो आप सभी जानते हो NaCl। ये मैंने आपको रासायनिक सूत्र बता दिए, आपको इनके यूज बताना है, क्या उपयोग में लाए जाते हैं। बताइए, मिलान कीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं
कि ये जो एंटा एसिड है ना, ये जब हमारे आमाशय में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब एसिड का HCl का स्राव ज़्यादा हो जाता है, तब एसिड की मात्रा ज़्यादा होने से हमारा जो पेट है वो बहुत अम्लीय हो जाता है और जलन होती है। तो इसके एसिड के विपरीत काम करने वाला अगर कोई यौगिक होता है तो उसे एंटासिड कहते हैं, एंटी एसिड, एंटी है एसिड के, ठीक है। तो ये जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, ये एंटा एसिड का कार्य करता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जिसमें मुख्यतः क्लोरीन होती है, और आप समझ सकते हो यहाँ पर CaOCl2, मतलब ये जो CaOCl2 है इसे ब्लीचिंग पाउडर तो कहते ही है, बाकी रासायनिक रूप से इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। मुख्यतः ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन हर बार आता है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर आती है विरंजनीकरण में, ठीक है। बाकी सोडियम क्लोराइड में क्या होता है आपको पता है, और कांच बनाने में जो किसका यूज होता है, तो देखिए अपन डायरेक्ट, हमें इससे भी हिंट मिल रहा है डायरेक्ट। देखिए पहले में थर्ड देखिए, ठीक है, और दूसरे में फोर्थ देखिए, तो इससे डायरेक्ट आंसर निकल रहा है। देखो पहले में थर्ड, दूसरे में फोर्थ, और हम देख सकते हैं सी में वॉशिंग सोडा में फर्स्ट, मतलब कांच बनाने में यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O का। रही बात H2 और Cl2 के उत्पादन में, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा मिलान। तो मिलान में से मैं इतना तो मैं भी खुद भी समझ सकता हूं कि तकलीफ अगर हो रही होगी तो वो कांच बनाने में H2Cl2 में हो रही होगी, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर और एंटासिड का तो बहुत बार पूछा गया है। बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा कहते हैं, देखो NaHCO3, ठीक है, और इसे अगर रासायनिक रूप से ऐसे बोलना हो NaCO3 को, तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन का काम कर रहा है ना, ये बाई लगा देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फोर्थ ऑप्शन जा रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, पता है N2O, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, हेलोन्स। ये हेलोन्स आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, जो प्रॉपर अगर साइंस के नहीं है। हेलोन्स उसे कहते हैं जिसमें ब्रोमीन होता है, मुख्यतः जिसमें ब्रोमीन होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा समताप मंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। बताइए, ओजोन जो परत है या O3 है, उसको नुकसान कौन पहुंचा रहा है उपरोक्त तीनों में से? मीथेन जिसे मार्स गैस कहते हैं, बायोगैस में भी मुख्यतः होती है, 60% से भी ज़्यादा होती है लगभग, जो गाय भैंस के गोबर से उत्पादित होती है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है, N2O को इसको पूछा गया है। हेलोन्स, तो देखिए उपरोक्त में से ये ऊपर के दोनों तो नहीं है, ये जो हेलोन्स है ना, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। केवल 3, केवल 3, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। OTEC का अर्थ बताइए, OTEC की फुल फॉर्म बताइए। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल में ये करंट फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनको साइंस में बनाया जा सकता है और पूछ लिया जाता है। पिछले काफी एग्जामों से तो ऐसी फुल फॉर्म कहीं पूछी जा रही है। खैर ये चीजें जो एस्टेब्लिश हो रखी है वो तो काफी सालों से है, लेकिन जनरल नॉलेज में हमें ये ज्ञात होती भी नहीं है। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, बाकी फुल फॉर्म इसकी ध्यान रखना वैसे जरूरी है।
OTEC, ये OTEC जो है यह है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण, महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण, तापीय ऊर्जा रूपांतरण ये क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। ये एक संयंत्र है जो शायद मतलब हम ये कह सकते हैं कि हिंद महासागर में स्थापित है। ये क्या करता है कि जो महासागर से जो तापीय ऊर्जा जो निकलती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसको? तापीय ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। वो है ये OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण, ये बहुत बड़ा संयंत्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि बच्चों में सबसे, इनमें से एक ऑप्शन है जो कि बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन भी है या ऐसी ग्लैंड भी है, ग्रंथि भी है जो धीरे धीरे आयु के साथ सिकुड़ जाती है और जरावस्था में पहुंचते पहुंचते तो लगभग खत्म सी हो जाती है। वो इनमें से कौन सी चीज है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए। थाइमस, ठीक है, ये थाइमस ग्रंथि होती है। वो पैराथायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड जो क्या होती है इनके बारे में भी बता देते हैं। हाइपोथैलेमस जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस। और मुख्यतः इसका जो क्वेश्चन है नीट तक में बार बार पूछा गया है, ये किसका केंद्र है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हमारे मस्तिष्क में थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि है दोनों के मध्य उपस्थित होता है। इसका मुख्य रूप से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो मैं आपको बताता हूं। वो बनता है हाइपोथैलेमस जो है ये भूख प्यास का नियंत्रण केंद्र है, भूख प्यास का नियंत्रण केंद्र है। बहुत बार पूछा गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि इसका अन्य नाम है जो बहुत बार पूछा जाता है, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका नाम पूछा गया है, मास्टर ग्रंथि। पैराथायराइड, थायराइड के पीछे पाई जाती है पैराथायराइड। ये पैराथ हार्मोन होते हैं जो कैल्शियम के स्तर को बढ़ा देते हैं। और जो थाइमस है ये हमारे हार्ट के नजदीक पाई जाती है। तो देखिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो सुनिए, पीयूष ग्रंथि होती है मास्टर ग्रंथि क्योंकि लगभग अधिकांश जितने भी हार्मोन हैं, अंतःस्रावी हार्मोन, उनको यह स्रावित करती है, इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। लेकिन इस पूरी मास्टर ग्रंथि मतलब पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करने वाली एक और ग्रंथि होती है, वो होती है हाइपोथैलेमस। इसीलिए कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। समझ आया? आइए नेक्स्ट चलते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट, ये खालिस्तान है, इनमें से कोई ऑप्शन है कि प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकते हैं। मतलब मैं आपको थोड़ा सा सीधी भाषा में इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि हमारे
बॉडी में जब कोई बाहर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे कोई बाहर दूसरे की किडनी को हमारे अंदर लगाया जाता है या कोई भी ऑर्गन को प्रत्यारोपित किया जाता है, तो जो हमारा जो मानव शरीर है वो उसका विरोध करता है या स्व प्रतिरक्षा को बढ़ा देता है। ये एक अवरोधक की तरह कार्य करता है। इनमें से एक ऑप्शन है, बताइए। क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है लेकिन बार बार पूछने लायक है। तो देखिए इसका आंसर है साइक्लोस्पोरिन। बाकी के बारे में अपन जानते हैं कि क्या क्या होते हैं। थ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाने में, ठीक है, थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। एस्पिरिन एक टैबलेट होती है, ये जो दिल का दौरा होता है या प्रसव होता है या फिर बहुत अधिक दर्द होता है या स्ट्रोक होती है, एलर्जी होती है, इनमें ये यूज करी जाती है। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन इसके बारे में भी जानना जरूरी है। कैल्सिटोनिन एक हार्मोन होता है, ये प्रोटीन की तरह होता है। ये जो है ये थायराइड ग्रंथि की सी सेल से निकलता है। जो थायराइड ग्रंथि है इसकी सी सेल्स होती है, सी कोशिकाएं, उनसे ये स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य मैं आपको बता दूं कि ये पैराथायराइड ग्रंथि के विपरीत कार्य करता है, मतलब कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। चारों ऑप्शनों का पोस्टमार्टम हमने कर दिया है। नेक्स्ट आइए चलते हैं। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन, लगभग अधिकांश जितने भी क्वेश्चन हैं वो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। इससे हमें ये तो पता चलता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर रिवाइज कर रहे हैं या इनको देखकर हम अनुभव कर पा रहे हैं कि वही क्वेश्चन बार बार है, तो बताइए। पानी की स्थायी कठोरता को Na2CO3.NH2O, ठीक है। NaCO3 जो क्या है? बेकिंग सोडा। CaCl2 क्या है? विरंजक चूर्ण। और CaSO4.2H2O जिप्सम। और इसी को गर्म करके बनाया जा सकता है, जिसमें से 1.5 जो जल के अणु हैं वो निष्कासित हो जाते हैं। मतलब ये जो इसके बाद जो उत्पाद बनता है वो बनता है POP, ठीक है, CaSO4.H2O, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओजोन O3। पहला ऑप्शन, ओजोन से ऑक्सीजन का निर्माण एक उष्माशोषी प्रक्रिया है क्या? सत्य या असत्य? ओजोन एक त्रिपरमाणविक रेखीय अणु है। ओजोन में 2 द्विआबंध होते हैं। और फोर्थ इसका ऑप्शन है, ओजोन का निम्न स्तर जो है या जो सौरमंडल में जो पाए जाने वाली ओजोन है ये वायुमंडलीय प्रदूषक है। सत्य कथन बताना है। निम्न स्तरीय ओजोन क्या प्रदूषण का कार्य करती है? तो देखिए, ओजोन से ऑक्सीजन का निर्माण एक उष्माशोषी प्रक्रिया है। मतलब O3 से जब बनता है O2+O, तो यह क्या उष्माशोषी प्रक्रिया है? यह उष्माशोषी नहीं है, उष्माक्षेपी है। तो यह तो गलत हो गया। ओजोन एक त्रिपरमाणविक रेखीय अणु है। त्रिपरमाणविक तो है, O3 है, लेकिन क्या ये रेखीय है? तो देखिए, ओजोन होता है इस तरह से V आकार, V शेप में या बेंट, झुका हुआ, मुड़ा हुआ। तो क्या ये त्रिपरमाणविक है? त्रिपरमाणविक तो है। क्या रेखीय है? मतलब रेखीय के 180 पर है क्या? नहीं है, ये V शेप है, ऐसा या ऐसा।
ठीक है, तो ये रेखीय अणु नहीं है, ये भी गलत हो गया। देखिए ओजोन में 2 द्विआबंध होते हैं क्या? कितने हैं? 1। तो संयोजकता भी आप इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर लगा सकते हैं, इसमें 6 संयोजकता होती हैं। गिन लीजिए, अष्टक पूरा हो रहा है। द्विआबंध सिर्फ 1 है, ओनली 1, यह भी गलत हो गया। ओजोन का निम्न स्तर वायुमंडलीय प्रदूषक है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ओजोन का जो निम्न स्तर होता है, वैसे तो ओजोन 90% जो होती है वो पाई जाती हैं समताप मंडल में, समताप मंडल में, लेकिन 10% के अबाउट ये पाई जाती है सौर मंडल में। ये जो निम्न स्तर है इसका, ये प्रदूषण का कार्य करती है। ठीक है, ओजोन का जो छिद्र है 1985 में दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया। दक्षिणी ध्रुव पर एक फार्मन नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने देखा था, और 1987 में इससे रिलेटेड, ओजोन से रिलेटेड एक संधि हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन? बहुत बार पूछा गया है 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, समताप मंडल जो 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है समुद्री जो लेवल से। तो ओजोन के बारे में आपको पता ही, ये उत्तरी है मुख्यतः। ओजोन का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और ओजोन जो दिवस होता है वो कितने पे? 16 सितंबर। ये नीट तक में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है। जेनेटिक इंजीनियर, आनुवंशिकी जो इंजीनियरिंग होती है ना, उसमें एक जीवाणु मुख्यतः उपयोग में लिया जाता है, जो वेक्टर के रूप में कार्य करता है, कॉपी बनाने के रूप में कार्य करता है जीनों की। तो बताइए जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिप्लोकोकस, राइजोबियम, स्पाइरुलम, इकोलाई। तो आपने सुना होगा इकोलाई, इकोलाई इसको जो कहते हैं एस्चेरिया कोलाई भी कहते हैं। यह एक जीवाणु होता है, और इसी से PBr322 ये जो एक प्लाज्मिड है, या इसे वेक्टर भी कह सकते हैं, वेक्टर की तरह इसका यूज किया जाता है। यह भी इससे प्राप्त किया गया है, इकोलाई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी जो बड़ी आंत होती है उसमें भी एक इकोलाई नाम का जीवाणु होता है, इकोलाई। ठीक है, बड़ी आंत में। लेकिन इसके शरीर में, हमारे शरीर में इसके कोई हानिकारक अब तक तथ्य कोई देखे नहीं गए हैं। तो मुख्यतः अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाता है तो मुख्यतः आपको नाम मिलेगा इकोलाई का। इसका यूज जीन वगैरह का जो प्रतिकृति बनाने में, कॉपी बनाने में किया जाता है। और ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको, वेक्टर, ये प्लाज्मिड है PBr322, ये मुख्यतः यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए बताइए, प्राकृतिक बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक कौन सा होता है, प्रोटीन इनमें से कौन सा है, ताप सुगठ्य बहुलक कौन सा है? ऑप्शन से अगर ऐसे क्वेश्चंस में से अगर 2 भी अगर ऑप्शन आते हैं या 1 भी अगर मिल जाता है तो आगे का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए बताइए, देखिए जो आसान है उन ऑप्शन को पहले चूज करते हैं। देखिए प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक स्टार्च एवं सेल्यूलोज। ठीक है, इसके बाद में और भी आसान इससे देखते हैं। तो प्रोटीन इनमें से कौन है? तो प्रोटीन किन से बना होता है? अमीनो अम्लों से जो बना होता है वो होता है प्रोटीन।
प्रोटीन। देखिए ऑप्शन मिलते हैं क्या? पहले में डी देखिए, इसमें भी है डी, इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरे में देखिए बी है क्या? तीसरे में बी, इन दोनों में नहीं है, इनमें है, तो बाकी मिलान कर लीजिए। दूसरे में क्या आएगा? ए, ताप दृढ़ बहुलक बेकेलाइट। एक बार बना दिया तो टूटेगा ही सही, उसका रिसाइकल रीयूज नहीं किया जा सकता, वो होता है बेकेलाइट। ठीक है, ये वैसे तो निम्न प्लास्टिक होते हैं, बार बार इनको यूज नहीं किया जा सकता है, ऐसे पिघला के वगैरह नहीं, ये टूटता ही है फिर। तो फोर्थ में अपने आप क्या हो गया? फोर्थ में हो गया सी, ताप सुगट्टे बहुलक पीवीसी। आपने देखा होगा पीवीसी के पाइप वगैरह आते हैं, अगर उनको अगर मोड़ दिया जाए तो भी टूटते नहीं है, मतलब वो लचीलापन का उसके अंदर गुण होता है, और उच्च श्रेणी की वो प्लास्टिक होती है। ठीक है, उसमें पॉलीथीन भी होती है, वैसे पीवीसी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो मैंने कहा आपको कि अगर इनमें से एक या दो अगर ऑप्शन भी हमें पता होता है, जैसे नॉर्मली तो पता ही होता है कि प्रोटीन जो इनमें से कोई बहुलक तो है नहीं, बाकी के अमीनो अम्लों के अलावा, अमीनो अम्ल हमारी बॉडी से रिलेटेड हम सुनते हैं, बाकी प्राकृतिक बहुलक है तो प्राकृतिक स्टार्च जो होता है, और सेल्यूलोज होता है कपास वगैरह में, और स्टार्च होता है पेड़ पौधों के फलों में, इनमें तो ये मुख्यतः हमें सुनने को मिलता है। इन दोनों से अंदाजा लगाया जा सकता है, बाकी का आंसर है हमारा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, हर बार रासायनिक विज्ञान से संबंधित ये क्वेश्चन तो लगभग पूछा ही जाता है, एक चैप्टर इसका अलग ही है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। आइए भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में एक छोटी सी चीज तो बता ही देते हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जो उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय, ठीक है। बाकी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, एक बार हो गया सो हो गया, फिर वापस नहीं होगा उस फॉर्म में। ठीक है, देखिए मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, चीनी का पानी में घुलना। तो देखिए मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। यह तो हमें पूछा गया है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन ए तो नहीं है। जलना रासायनिक परिवर्तन है और पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मैंने कहा भौतिक उत्क्रमणीय, तो पिघली हुई चीज को तो वापस बनाकर दोबारा जोड़कर वापस मोमबत्ती को बनाया जा सकता है, लेकिन जली हुई की बात है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही का बनना, दही से वापस आप दूध को बना नहीं सकते, मतलब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, यह भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, चांदी के बर्तनों का जो काला पड़ना होता है यह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक चीजें तो कैसी है? अनुत्क्रमणीय है। ऑप्शन नहीं है ये भी। चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना या मिट्टी का पानी में घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। वापस उससे चीनी या वापस उससे नमक या वापस उससे मिट्टी निकाली जा सकती है, मतलब उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। ठीक है, आंसर जाएगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइम में से कौन सा जिम्मेदार है? दूध में प्रोटीन होती है कैसीन, कैसीन प्रोटीन। छोटे जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे, वहां तक तो उनमें अलग एंजाइम कार्य करता है, वयस्क होने के बाद अलग करता है मानव में। ठीक है, बताइए क्या होता है? ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन जो अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन आमाशय में पाए जाने वाला हार्मोन, यह भी क्या है? प्रोटीन का पाचन करता है। एरेप्सिन नहीं है। रेनिन, रेनिन एक एंजाइम है जो छोटे बच्चों में जो कैसीन प्रोटीन होती है दूध में, छोटे में जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं उनमें कैसीन, दूध में कैसीन प्रोटीन होती है, उसका पाचन रेनिन नामक एंजाइम करता है। लेकिन अगर पूछे वयस्क में, तो वयस्क में ये नहीं करता है। वयस्क में तो लैक्टेज आ जाता है, क्योंकि दूध में गैलेक्टोज पाई जाती है, लेकिन
तो वयस्क में तो लैक्टेज एंजाइम वगैरह कार्य करते हैं, वयस्क में रेनिन नहीं होता है। मुख्यतः ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एपिस, जहां एपी लग जाए वो किससे संबंधित होता है? बताइए। आपने एपीकल्चर का नाम सुना होगा, सेरीकल्चर का नाम सुना होगा, ऐसे कल्चर होते हैं ना। तो बताइए एपिस फ्लोरिया। तो एपिस जो नाम होता है वो मधुमक्खी से संबंधित होता है, इसलिए मधुमक्खी जो पालन होता है उसको क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। ठीक है, तो एपिस फ्लोरिया एक मधुमक्खी का नाम है, यह मधुमक्खी का प्रकार है जिसे कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार की होती है लगभग, या 5 प्रकार की भी होती है, लेकिन मुख्यतः जो होती है मैं बता दूं, इंडिया में जो मधुमक्खी पाई जाती है वो एपिस इंडिका के नाम से जानी जाती है, या एपिस सेरेना इंडिका। तो एपिस इंडिका, एक होती है एपिस फ्लोरिया, जैसा कि क्वेश्चन में है एपिस फ्लोरिया, एक होती है एपिस मेलिफेरा, और एक होती है एपिस डोर्सेटा। देखिए एपिस इंडिका जो इंडिया में है वो मधुमक्खियों का नाम है। एपिस फ्लोरिया सबसे छोटी मधुमक्खी होती है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों चारों में से सबसे छोटी। एपिस मेलिफेरा यूरोपियन मधुमक्खी है, यूरोपियन। और मैं बता दूं इंटरेस्टिंग इसका तथ्य है आपको कि हमारे जो ग्रामीण एरिया है उसमें सरसों के खेत के आसपास जो मधुमक्खी पालन किया जाता है उनमें जो मधुमक्खी होती हैं वो एपिस मेलिफेरा ही होती है, यूरोपियन मधुमक्खी। आइए नेक्स्ट जो मधुमक्खी है एपिस डोर्सेटा, इसको रॉक मधुमक्खी भी कहा जाता है, रॉक, यानी कि ये चट्टानों पर जो बड़ी बड़ी जो मधुमक्खियां हैं, बड़े बड़े जो छत्ते होते हैं, वो जो मधुमक्खी होती हैं वो एपिस डोर्सेटा होती है। और लगभग ये उपरोक्त जितनी भी मधुमक्खियां हैं इनमें सबसे बड़ी होती है। मुख्यतः इनका नाम जानिएगा आप जरूर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मधुमक्खी में से। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं में वायरल रोग है? वायरल रोग किसे कहते हैं? वायरल जो वायरस से होता है वो वायरल डिजीज होती है। देखिए मिल्क फीवर गायों में होता है, कैल्शियम की कमी से, फिर दूध का इनका सबका लेवल कम हो जाता है। जॉन रोग ये भी जो जीव जंतु होते हैं उनमें ही होता है, एंथ्रेक्स भी इनमें होता है। बाकी होते तो ये सारे जितने भी रोग हैं ये जंतु जानवर से रिलेटेड हैं, लेकिन ये बाकी में एक आध में बैक्टीरिया है, परंतु ये जो नीली जीवा रोग है ये वायरल डिजीज रोग है। अच्छा, इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया है सभी जंतु जानवरों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलान कीजिए। मैंने आपको शुरू से कहा है कि 4 ऑप्शन में से 1 या 2 ऑप्शन ऐसा जरूर आता है कि हमें वो पहले ज्ञात जरूर होता है या कहीं भी हमने सुना हुआ जरूर होता है उनको। देखो मिलान कीजिए, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, बंधन ऊर्जा, परमाणु भट्टी, इनका संबंध किनसे है? तो देखिए हाइड्रोजन बम का संबंध बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन? तो देखिए हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन होता है इसमें, और परमाणु बम का भी अवश्य ध्यान रखना है, विखंडन होता है। संलयन यानी 2 चीजें या 2 नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करना, और विखंडन होता है बड़ा नाभिक टूटकर 2 छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित होना। तो दोनों से भी मिलान कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हाइड्रोजन बम वाले में देखिए सेकंड, दोनों में आ रहा है। परमाणु
परमाणु बम में फर्स्ट। अब दोनों में सेम हो गया तो एक तो और आना जरूरी हो गया यहाँ पर। तो बंधन ऊर्जा किससे संबंधित है और परमाणु भट्टी किससे संबंधित है? तो जो बंधन ऊर्जा है ये द्रव्यमान शक्ति से संबंधित है ऑटोमेटिकली, फिर परमाणु भट्टी क्रांतिक द्रव्यमान से। तो सी में देखिए, सी में 4 और डी में 3, सी ऑप्शन इसका जा रहा है। देखो, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम इसका जो आविष्कार किया है वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया है, ओपेनहाइमर। और हाइड्रोजन बम का किया है एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर और रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? जिंक के साथ जिंक Zn के क्रिया किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड गैस, हाइड्रोक्साइड गैस तो होगी नहीं। जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट और पानी। बताइए। Na2Zn O2 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये जो होता है ये होता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, इसे बोला जाता है सोडियम जिंकेट। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण PAR का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है। बताइए, पूछा भी गया है बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो, और CET ने तो सबको चौंकाया जरूर है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के जो उन्होंने पूछा है पिछली बार, संभावना अभी भी वही है क्योंकि लगभग सभी सब्जेक्ट्स में से इक्वल पार्ट्स में क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। जितने भी सब्जेक्ट है सब में से इक्वली पार्ट्स लिए गए हैं, मतलब सभी के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। साइंस अब इतनी भी जनरल नॉलेज जो है, जनरल साइंस इतनी भी लो लेवल की नहीं आती जो पहले पूछी जाती थी। तो इसका आंसर है 2 से 10% पार, प्रकाश संश्लेषी PAR। फोटो पार की फुल फॉर्म भी सुन लीजिए, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और इसकी रेंज मुख्यतः ध्यान रखिएगा, इसकी जो रेंज होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ये क्या है? पार। तो ये जो पार है ना, मतलब इस रेंज को कहते हैं 400 से 700 नैनोमीटर, जो सूर्य के प्रकाश की रेंज है उसको कहा जाता है। तो ये है क्या? ये वह है जिसमें प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो भोजन बनाने के लिए या जो एक क्रिया दर्शाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण जिसे कहा जाता है, इसलिए उनको स्वपोषी भी कहा जाता है हरे पेड़ पौधों को, या जिसमें नील हरित शैवाल भी होते हैं। वो एक पार पर कार्य करते हैं। पार मतलब जो एक रेंज है प्रकाश की 400 से 700 नैनोमीटर, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, उस पर कार्य करते हैं।
प्रकाश संश्लेषी जो सक्रिय विकिरण है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण है, उस पर जो कार्य करते हैं उसे पार कहा जाता है, PAR। तो ये पार जो होता है ये कितना प्रकाश उपयोग में लेता है, ये पूछा गया है, कितना प्रतिशत जो टोटल जो प्रकाश आता है उसका कितना प्रतिशत बताइए। तो ये है 2 से 10%। ठीक है, ये प्रतिशत जो मात्रा दी गई है ये बिल्कुल रट लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। वहाँ पे प्रतिशत ये 2 से 5, 5 से 10, 2 से 15, 2 से 10, इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। 2 से 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? कर्मी रोग, फीता कर्मी, चपटे कर्मी, फाइलेरिया कर्मी, एस्केरिस। तो बहुत बार पूछा गया है, ये तो आप सभी को आता है। एलिफेंटियासिस एक रोग होता है हाथी पांव, ठीक है, हाथी पांव रोग। फाइलेरियाई कर्मी से होता है, किससे? फाइलेरियाई कर्मी से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है? अच्छे स्तर का क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। यूवी किरणों का O2 व N2 द्वारा पुनः विकिरण या IR। यूवी जो है, यूवी और IR दो चीजें दी गई है, यूवी और IR। यूवी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, IR इंफ्रारेड जो होती है। IR किरणों का O2 व N2 द्वारा पुनः विकिरण, यूवी किरणों का CO2 और H2O द्वारा पुनः विकिरण, IR किरणों का CO2 और H2O द्वारा पुनः विकिरण। इसका आंसर है IR इंफ्रारेड जो किरणें हैं वो CO2 और H2O को पुनः विकिरित कर देती हैं। फोर्थ आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के निर्माण में भी किया जाता है। ये जितने भी नमी प्रदान करने वाली त्वचा को जो नमी देती है वो क्रीम, जिसमें एक इनमें से कौन सा ऑप्शन है बताइए? अगर त्वचा पर संक्रमण हो जाता है तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। मक्खन का किया जाता है, सरसों का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल। तो आपने अक्सर देखा होगा अगर चमड़ी पर कुछ भी हो जाता है, कोई संक्रमण हो गया या जल जाती है, तो उसको मॉइस्चराइजर या नमी प्रदान करने के लिए, उसको उस रोग को खत्म करने के लिए, संक्रमण को खत्म करने के लिए अक्सर सामान्यतः नारियल के तेल का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कपास के बीजों में कपास का रेशा क्या है? सेल्यूलोज। कपास में क्या चीज पाई जाती है? कपास में सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज हमने एक पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें आया था पॉलीसेकेराइड में क्या क्या थे? सेल्यूलोज, स्टार्च वगैरह। तो आंसर क्या जाएगा? पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड जिसमें 3 से 7 कार्बन होते हैं, ठीक है, वो होता है मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं वो होता है। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? हमने पहले एक क्वेश्चन देख लिया भौतिक परिवर्तन का, और हम अब देख रहे हैं रासायनिक परिवर्तन का, और शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्लाइड का। 7 या 8 क्वेश्चन पर उसमें इनिंग्स में पूछा गया था। प्रत्येक बारी में 7 या 8 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए पिछली बार ग्रेजुएशन लेवल में, और 10+2 में तो इनसे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। बताइए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो क्या होना चाहिए? अनुत्क्रमणीय होना चाहिए। बताइए। पहला ऑप्शन है पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। क्या नरम हुई सब्जी वापस वही फ्रेश सब्जी बन सकती है? गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर हो जाना।
अगर मिट्टी गीली है और सूख भी जाती है तो वापस गीला तो किया जा सकता है, मतलब उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये तो नहीं हो सकता। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश, सफेद प्रकाश जो है 7 रंगों के प्रकाश में विक्षेपित होना, कोई बात नहीं, उल्टा प्रिज्म रख दो, वापस एक ही रंग में सफेद प्रकाश में चला जाएगा। भाई एक प्रिज्म रखा आपने तो प्रकाश, सफेद प्रकाश जो इधर से आ रहा है वो 7 रंगों में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा प्रिज्म रख दें तो यही प्रकाश एक ही वापस सफेद प्रकाश में चला जाएगा, ठीक है। वापस उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया, ये भी आंसर नहीं है। चाहिए क्या हमें? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक कैसा होगा? रासायनिक होगा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। आगे देखिए, नमक का पानी में घुलना, तो वही पहले बात, पहले शक्कर का पानी में घुलना आया था, नमक को प्राप्त किया जा सकता है, मतलब उत्क्रमणीय है, ये तो नहीं होगा। तो पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, तो सब्जी वापस फ्रेश नहीं हो सकती, मतलब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है और रासायनिक प्रक्रिया का एग्जाम्पल है। तो शायद हमारे कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ये बच रहा है, आर्टिफिशियल रेनिंग, कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कृत्रिम वर्षा। बहुत बार सुना है आपने, जनरल साइंस का अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार सुना है। सिल्वर आयोडाइड इसका आंसर है। देखिए बहुत बार सुना है, सिल्वर आयोडाइड, AgI, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए जो शायद अभी इससे एक बहुत बड़ी घटना भी थी, सऊदी अरब में थी शायद या UAE में थी, वहाँ कृत्रिम वर्षा कराया गया है, लेकिन इससे बहुत अधिक बाढ़ आ गई थी वहाँ पर। कृत्रिम वर्षा रासायनिक रूप से कराई जाती है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड का मुख्यतः यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह, ये जियोसिंथेटिक जितने भी उपग्रह होते हैं, ये कहाँ छोड़े जाते हैं, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। बोना ग्रह सीरीज किसके मध्य स्थित है? वैसे तो ज्योग्राफी का है, लेकिन फिर भी बोना ग्रह सीरीज, बृहस्पति और मंगल, शनि और अरुण, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण। तो बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति और मंगल ग्रह, जी बृहस्पति होता है और इधर जो मंगल ग्रह है, इनके बीच में जो सीरीज पाई जाती है ना, ये बोने ग्रह होते हैं। कौन से? बोने ग्रह, ठीक है। वैसे तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है, प्रत्येक पारी में 7 या 8 क्वेश्चन सब उठाए गए हैं और उनको हमने अच्छे से सोल्व आउट करा है, उनके आसपास की चीज़ें भी जानी है। थैंक यू देखने के लिए। ऐसे सपोर्ट करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम रेगुलर आपके आगामी एग्जाम्स को लेके प्रयासरत रहें। हम जितना हो सकता है हमारे से उतना बेस्ट हम देंगे। एग्ज़ाम को लेकर जो अपडेट रिव्यू वो आपको देंगे, और कैसे मतलब इनको क्वेश्चन की कैसे इनको अप्रोच किया जाता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।